हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश जाट और बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एंजाइम। क्या डिस्कस करेंगे? एंजाइम। वैसे एंजाइम का जो सिलेबस है ये एनसीईआरटी और आरबीएससी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस में रीड आउट किया जाता है। 11th क्लास में पढ़ा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें बायोमोलिक्यूल में पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा आरबीएससी के अकॉर्डिंग ये 12th क्लास का टॉपिक है, जिसे प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट में इसे रीड आउट किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में एंजाइम होते क्या है, इनका रोल क्या होता है, कहाँ पे ये वर्क करते हैं, कहाँ पे इनका फंक्शन होता है, प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि कोई भी एंजाइम जो होता है वो एंजाइम प्रोटीनस पार्ट होता है। प्रोटीनस पार्ट मतलब ऑर्गेनिक नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा? ऑर्गेनिक नेचर। और वो किसी सेल में सिंथेसाइज होकर उस सेल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। आया समझ में? उसे हम बोलते हैं एंजाइम। क्या कहेंगे? एंजाइम। अब एंजाइम देखो, सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग प्रोटीनस नेचर एक्ट एज बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट, ठीक है। अब बायोकैटालिस्ट का मीन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल की दो तरीके से कर सकता है, एक तो उस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, और दूसरा उस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? डाउन कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रोटीनस नेचर हैविंग एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम को पढ़ने से पहले, एंजाइम के टॉपिक्स पढ़ने से पहले अपन इसकी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। एंजाइम की फिजियोलॉजी, एक्चुअल में एंजाइम कैसे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल होती है, ठीक है, जो इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है बायोलॉजी की, ठीक है। और सेल का सेंटर पार्ट जो होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीधी सी बात। अब न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं कि ये रेगुलेटरी सेंटर है किसी सेल का। उसका रीजन है कि इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए उस सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे करता है भाई? सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है ये एंजाइम के बिना कंप्लीट नहीं होनी है, ठीक है। इसलिए ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले देखो, अपने सेल में के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए में रेप्लिकेशन की नेचर प्रेजेंट होती है। आप 11th क्लास के सेल डिवीजन वाले चैप्टर में इसे पढ़ चुके हो कि डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है। यूनिवर्स का केवल सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल जो क्या कर सकता है? रेप्लिकेशन कर सकता है। और इसी के बेस पर कंप्लीट बायोलॉजी चलती है। अब डीएनए क्या करेगा बेटा? एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। किसको सिंथेसाइज करेगा? एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। और एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है। अब ये जो प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल डोग्मा, ओके। अब सेंट्रल डोग्मा को देखो, डीएनए रेप्लिकेट करके क्या बना रहा है? एमआरएनए बना रहा है। और एमआरएनए क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन में। ये जो प्रोसेस होती है डीएनए से एमआरएनए बनने की, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो नेचर होती है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब सीधी सी बात है, कोई एक्टिविटी के लिए उस सेल में एक स्पेशल प्रोटीन बन गया, लेकिन फिर भी प्रोटीन कभी डायरेक्टली किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्रोटीन कन्वर्ट होता है एंजाइम में। किस में कन्वर्ट होगा? एंजाइम में। अब ये एंजाइम उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा और उससे किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन प्रोडक्ट में। तो कैसे करेगा? एंजाइम किसके साथ में जुड़ेगा? सबस्ट्रेट के साथ में। किसके साथ में जुड़ेगा? सबस्ट्रेट के साथ में। और एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर क्या करते हैं बेटा? एएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एएस कॉम्प्लेक्स। और एएस कॉम्प्लेक्स आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट के साथ में एंजाइम वापस फ्री हो जाता है। ये याद रखना, एंजाइम वापस फ्री हो रहा है और प्रोडक्ट बन गया, मतलब किसी भी फंक्शन को कंट्रोल कर लिया गया, फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा, एंजाइम किसे कहेंगे? ये बायोकैटालिस्ट होते हैं जो किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वो कभी पार्टिसिपेट
नहीं करते हैं, खुद यूज्ड नहीं होते, लास्ट में सिंपल फॉर्म में वापस ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इसी वजह से एंजाइम जो होते हैं ये बायोकैटालिस्ट फॉर्म में काउंट किए जाते हैं। तो ये तो हो गई बेटा फिजियोलॉजी, किस तरीके से अपन मानते हैं कि एंजाइम काम करता है। कि डीएनए होता है, डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन इन्वॉल्व होता है इनडायरेक्टली और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम में, और एंजाइम उस फंक्शन या एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इसे समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी है। एक थ्योरी दी गई थी बेटा, एक थ्योरी दी थी, किसने दी थी, दो साइंटिस्ट थे, एक तो था बीडल और एक था टेटम। कौन था, बीडल और टेटम। इन दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी को अपन कहते हैं वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। मतलब समझ में आया कि किसी भी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे सेल के डीएनए में एक स्पेशल जीन होता है, वो जीन एक स्पेशल एंजाइम क्रिएट करेगा और वो एंजाइम उस फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि अपने आंखों का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, बालों का घुंघरालापन हो गया, ये सारे के सारे एक स्पेशल जीन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। लेकिन कब डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा एंजाइम, कभी जीन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है बेटा फिजियोलॉजी ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम कहते किसे हैं, ठीक है, एंजाइम का वर्ड मीन अगर निकालते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एन प्लस जाइम। एन मीन्स इनसाइड द सेल, ठीक है, और जाइम यानी ये यीस्ट सेल को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, यीस्ट सेल को। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया गया था वो जाइमेज एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था, जाइमेज एंजाइम। किसने डिस्कवर किया था, ये बुकनर ने किया था। और किसमें डिस्कवर किया था, ये यीस्ट सेल में डिस्कवर किया गया था। तो फर्स्ट एंजाइम जाइमेज एंजाइम डिस्कवर्ड इन यीस्ट सेल। तो इसका मीन यहीं से निकल रहा है, ठीक है। एन मींस इनसाइड द सेल और जाइम यानी जाइमेज एंजाइम डिस्कवर्ड इनसाइड द यीस्ट सेल। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कि एंजाइम वर्ड डिस्कवर किया था बेटा कोहने ने। किसने, कोहने ने। आया समझ में। यहाँ पे बुकनर ने एंजाइम डिस्कवर तो कर लिया था लेकिन किसी टाइप का कोई स्पेशल टर्म या एंजाइम इसे वर्ड में नहीं दिया था। उसके अलावा समनर एक साइंटिस्ट और हुआ था जिसने ह्यूमन के यूरिन से यूरिएज एंजाइम को आइसोलेट किया था। ये इसका काफी मेजर अचीवमेंट माना जाता है, इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल प्राइज। ठीक है, अब इससे क्या कहते हैं बेटा कि जो अपने एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट भी कहलाते हैं या फिर बायोलॉजिकल मिडलमैन भी कहलाते हैं। अगर आपने फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो तो इन दोनों को आप अच्छे से समझ सकते हो। बायोकैटालिस्ट कैसे कह सकते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को वो चेंज कर देते हैं, या तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और मिडलमैन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा और उस फंक्शन को कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ पे एएस कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम वापस सेपरेट बन जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसीलिए इसे बायोकैटालिस्ट या फिर बायोलॉजिकल मिडलमैन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं हर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। ठीक है, अब बायोकैटालिस्ट दो टाइप से पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे जो रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कि अगर कैटालिस्ट डालते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। वो दो टाइप से चेंज होती है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, और दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बायोकैटालिस्ट जो एबल होते हैं किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज करने में, मतलब एंजाइम। ठीक है, अब ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होंगे, एक तो होता है प्रमोटर, कौन सा होगा, प्रमोटर, और एक होता है इनहिबिटर। प्रमोटर माने किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला, मींस
ऐसे एंजाइम्स जो क्या करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की रेट ऑफ रिएक्शन को जस्ट इंक्रीज कर देते हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं प्रमोटर। और इनहिबिटर्स माने जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो, प्रमोटर माने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाले, ठीक है, और इनहिबिटर माने रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने वाले। ये तो हो गया जनरल इंट्रो किसका, एंजाइम का। अब एंजाइम का जनरल इंट्रो आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि भाई हमने तो अभी तक केवल यही पढ़ा कि एंजाइम होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को चेंज करता है एंजाइम, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो एंजाइम की स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसके मोस्टली दो पार्ट होंगे। एंजाइम के कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे। एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, जो प्रोटीन पार्ट होता है वो मोस्ट ऑफ एंजाइम का पार्ट होता है, अबाउट 80% पार्ट कंटेन करता है एंजाइम का, जिसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो अबाउट 20% पार्ट कंटेन करता है। जो नॉन प्रोटीन होता है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। ओके, तो बात करते हैं किसी भी एंजाइम की, तो उस एंजाइम की स्ट्रक्चर में जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक एंजाइम है, 100% हो गया। अब इस 100% एंजाइम का यहां से लेकर यहां तक का जो कंप्लीट पोर्शन होता है ये प्रोटीन नेचर का होगा। कौन सी नेचर का होगा, प्रोटीन नेचर का। मतलब क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम। क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम। और ये 20% पार्ट जो होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिसे अपन कोफैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, कोफैक्टर। माने एंजाइम इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंजाइम को कैसे मेंशन कर सकते हैं, एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ओके, अब एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर जो बना होता है एंजाइम वो कंप्लीट एंजाइम है। इसीलिए कंप्लीट एंजाइम को हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो पार्ट हो गए, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने में कोफैक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। ठीक है, ये इसकी नेचर के बेस पर 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। कौन, कोफैक्टर। एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे, और एक कोएंजाइम होंगे, और एक एक्टिवेटर होंगे। सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, एंजाइम के साथ में टाइटली बाइंड होते हैं, काफी टाइटली बाइंड होते हैं। मतलब इनको किससे, प्रोटीन पार्ट से अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जांपल है साइटोक्रोम। ठीक है, सेकंड कोएंजाइम। ये भी क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होते हैं, लेकिन इनकी जो बाइंडिंग होती है किसके साथ में, प्रोटीन पार्ट के साथ में, वो थोड़ी सी क्या होती है, लूजली होती है। तो इन्हें आराम से प्रोटीन पार्ट से सेपरेट किया जा सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि एनएडी, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बेटा, कोएंजाइम होते हैं। हम आगे प्लांट फिजियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा एक्टिवेटर होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, ये होते हैं मेटल आयन, जैसे कि आयरन हो गया। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। स्ट्रक्चर में आप केवल ये याद रखना, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर्स आर 3 टाइप्स। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या होता है बेटा कि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर में 2 पार्ट, प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस। तो एंजाइम क्या हुआ, प्रोटीन पार्ट। देखो, हैविंग प्रोटीनस नेचर। तो इसे सिंपल वर्ड में मैं क्या कह सकता हूं कि सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन एंजाइम हो, नहीं। इसीलिए
सिंपल वर्ड भी कह सकते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ओके, ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कंप्लीट, और ये एंजाइम का आज का टॉपिक कंप्लीट है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।